करूं मैं कौन से चिल कर सकते हैं। ठीक है, चिल आप लोगों ने क्या ही करना है वैसे। चलें, सो वी शैल स्टार्ट। So 18th amendment, this is I'm first teaching you from a question that I attempted to show you कि भाई to keep it more practical and more relevant to the syllabus, वरना 18th amendment जनरली आपको कोई इशू नहीं था। दो तीन चीजें आपको 18th amendment के बारे में पता होनी चाहिए। 18th amendment को प्रपोज किया गया था 7th अप्रैल एंड 12th अप्रैल को ये अप्रूव हुई, 19th अप्रैल को इट वाज साइंड इनटू law by President Asif Ali Zardari. This amendment modified, altered, amended, substituted or removed. ये 5 चीजें इसने की। इसने कुछ आर्टिकल्स को मॉडिफाई किया, कुछ को अल्टर किया, कुछ को अमेंड किया, सब्स्टिट्यूट किए वर्ड्स और कुछ को सिरे से रिमूव कर दिया। एंड कितने आर्टिकल्स थे इन टोटल? 97। कहीं कहीं आप 102 लफ्ज भी पढ़ेंगे। 102 आर्टिकल्स थे, बट ऐसा 97 is a more accurate figure. Similarly, it also amended, modified or omitted Annex 3rd, 4th, 6th and 7th schedules of the Constitution. 3, 4, 6, 7 इनके अंदर भी इसने schedules के अंदर omit किया। Schedules basically Constitution के अंदर जो procedural rule होते हैं वो होते हैं। Rimsha, there is no big difference between amending and altering. This is basically nuanced constitution, nuanced language when we talk about constitutional documents या constitutional articles. जिसके अंदर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक बड़ा कॉमन सवाल पूछा जाता है कभी कभार, जी होल्डिंग इन अबेयंस एंड एब्रोगेटिंग या सस्पेंडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क क्या है? वैसे लोग तंग करने के लिए एक दूसरे को पूछते हैं। एंड आई हैव आस्क्ड दिस टू मल्टीट्यूड ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स एज वेल, बट आज तक मुझे ये नहीं समझ आया कि इसका जवाब क्या है, क्योंकि उनको नहीं समझ आया कि इसका जवाब क्या है, बिकॉज उसके अंदर बहुत नुआंस, बहुत सटल डिफरेंसेस। तो दिस इज जस्ट एक ना लिटरेरी टूल है टू ब्यूटिफाई योर राइटिंग एट द स्टार्ट कि भाई जी ये हुआ। एनेक्स, हाँ, इंप्रेशन मारने के लिए डिफरेंस, यू राइट अब्दुल वासी। एक तो आप लोग अपने मैसेजेस को एवरीवन में रखें ताकि एवरीवन sees कि भाई you're interacting with me और सारे सोए ना, ठीक है? बाकी all in all it was a momentous constitutional effort that transformed the landscape of Pakistan. Everyone is disabled. Kindly have it in it. Sir, kindly इनकी chat everyone की खोलें। To transform the landscape of Pakistan's constitution from a semi-presidential outlook to a federal republic with parliamentaries. This is a very brief introduction. You tell कि इस तारीख को आया, ये इसमें हुआ, and इसने किया क्या कि transform the landscape of Pakistan's constitution from a semi-presidential outlook to a federal republic. अब इसका मुझे आपको थोड़ा सा background देना है कि 18th amendment क्यों होती। Prior to 18th amendment, हम constitution 1973 की constitution में चल रहे थे, और जो उससे पहले पाकिस्तान की constitutional history की एक लेगेसी थी वो ये थी कि जब भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन या मार्शल लॉ आता था तो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया जाता था। जैसे 56 की कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया गया 58 में। सिमिलरली जब मार्शल लॉ चलता रहा तो फिर एक नई कॉन्स्टिट्यूशन आई 6। फिर जब याया खान साहब आए तो उन्होंने उसको सस्पेंड किया, बट व्हेन भुट्टो became the first civilian to become chief martial law administrator in 1972, I believe 72 नहीं 1972 शायद जनवरी 72, उन्होंने इसको वो कर दिया। उन्होंने कहा कि we'll make a new constitution। लेकिन अब जब 1980s में या 79 में ज़ियाउल हक साहब ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन की तो उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं किया सर, उन्होंने बस उसको सस्पेंड कर दिया या इट वाज एब्रोगेटेड, बीइंग हेल्ड इन अबेयंस। ये 3 लफ्ज हैं।
आज का हमारा वॉलंटियर कौन है जो ये इस तरह के लफ्ज लिखेगा चैट बॉक्स में और फिर आप लोगों को भेज देगा? एनी वॉलंटियर? पिछली दफा हमारी कौन थी, उन्होंने आप लोगों को भेजी है? जल्दी 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 चैट बॉक्स में, या कोई बंदा बोल दे कुछ। ताबीर, ताबीर सुहेल ने, ताबीर सेज उन्होंने भेज दिए। ओके ताबीर, वंस अगेन आप ही होंगी। सो ताबीर, आपने जो है ना ये लिखना शुरू कर देना है, मंड देना है इसको, ठीक है? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसके अंदर दे ज़ियाउल हक साहब हेल्ड इट इन अबेंस, abrogated oblique suspended the constitution, ठीक है? And but he did not outright cancel it या end it या terminate it. तो फिर लेकिन it was, ये चीज चल नहीं सकती थी आगे तक. So what he did was that he tried to change या alter the character of the constitution by introducing an amendment called the 8th Amendment to the Constitution, जिसने प्रेसिडेंट के ऑफिस को एम्पावर किया. बिकॉज जब भुट्टो साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई 73 में, सारे पॉलिटिशियंस ने बनाई, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस दिया प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को. बट ज़ियाउल हक साहब वाज द प्रेसिडेंट, तो उन्होंने एक 85 में 8th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करा के प्रेसिडेंट के ऑफिस को एम्पावर किया. तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बन गई सेमी प्रेसिडेंशियल, जहां वो कंप्लीटली प्रेसिडेंशियल नहीं थी, बिकॉज देयर वाज अ पीएम पावर्स डिवाइड हो रही थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपकी 73 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था. बट इट हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल ऑफिस, जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकता था. 58 भी आपकी असेंबली को, लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस कॉल कर सकता था. इसलिए इट एक सेमी प्रेसिडेंशियल आउटलुक पकड़ ली कॉन्स्टिट्यूशन ने. आफ्टरवर्ड्स इन 1997 नवाज शरीफ साहब की 2/3 मेजॉरिटी के टाइम की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट वापस हुई. बिकॉज इन द 90s जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई कि बेनजीर साहिबा की हुकूमत, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनजीर, फिर नवाज शरीफ, वो इस वजह से आई बिकॉज उसमें प्रेसिडेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल था. सो आर्टिकल 58(2)B या जो प्रेसिडेंट का डिस्क्वालीफाई करने का आर्टिकल था, उसको रिवोक कर दिया गया और एक हद तक 8th अमेंडमेंट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई. कॉन्स्टिट्यूशन का अपना ओरिजिनल स्टेटस बहाल करने की कोशिश की गई, बट 8th अमेंडमेंट फेल्ड. सॉरी, 8th अमेंडमेंट ने कर दी. दिस हैपेंड थ्रू 13th. This didn't happen. Okay. This happened through, it happened through 13th Amendment. ठीक है? It happened through 13th Amendment, but it couldn't restore the original character. उसके बाद 1999 में, अभी 2 साल ही हुए थे को, कि दोबारा से एक एक्स्ट्रा अपने मार्शल लॉ का एक दौर आया, जिसके अंदर 17th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई गई 2003 में, जिसने आर्टिकल 58(2)B को दोबारा रिस्टोर कर दिया. दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेमी प्रेसिडेंशियल दी गई. बिकॉज फॉर डिक्टेटर्स इट इज इजी, उनके लिए अथॉरिटेरियन सेटअप जो कि एक प्रेसिडेंशियल सेटअप देता है, इस पे हम बहस भी करेंगे प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री में, वो ज्यादा इफेक्टिव था. ओके हो गया. तो 18th अमेंडमेंट अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने बैकग्राउंड में इसलिए लाई गई ताकि वो जितने भी चेंजेस किए गए हैं टू द पार्लियामेंट्री एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, उनको रिवर्स करके कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल शक्ल बहाल कर सके. Do you understand? Are you guys following me? कि 18th अमेंडमेंट क्यों जरूरी थी and why is it a constitutional landmark document? Okay, okay. सिर्फ 2 बंदे कर रहे हैं, बाकी I need you to interact. कितने participants हैं हम क्लास में? तकरीबन 45. तो बाकी सारे सोए नहीं, बिल्कुल स्टे विद मी. पोस्ट नवाज मुशर्रफ साहब आए. मुशर्रफ साहब ने आके अपने दौर में 17th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई 2003 में, जिसने दोबारा से आर्टिकल 58(2)B को रिस्टोर कर दिया.
प्रेसिडेंट के ऑफिस को दोबारा एम्पावर कर दिया, दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन चली गई आपके सेमी प्रेसिडेंशियल उसके अंदर, आउटलुक के अंदर। सर माजिद प्लीज, या जो एडमिन है काइंडली इनकी एवरीवन चैट इनेबल कर दें थोड़ी देर, अगर कोई इश्यू आता है तो फिर हम उसको डिसेबल करते हैं, बिकॉज रिक्वेस्टिंग मी डायरेक्ट मैसेजेस में, तो वो फिर सबके सामने होगा एंड एवरीवन विल स्टे इंटरैक्टिव। आई होप ICEP network, the host is listening. So I'll message you. ठीक हो गया। So this was the background of और डिस्कशन की 18th अमेंडमेंट क्यों चाहिए थी। अब देखिए, यही मैंने आपको इधर ऑब्जेक्टिव्स में दिखा रहा हूँ। रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू ओरिजिनल पार्लियामेंट्री कैरेक्टर, promotion of democracy, because we have just come off the back of a martial law, तो हमने उस टाइम पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ था, फ्रेश। सो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कंसोलिडेट करने की जरूरत ज्यादा थी। एक बहुत एक्साइटमेंट थी, एंथुजियाज्म था कि पाकिस्तान हैज कम बैक टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड हम अपनी गलतियों से सीख चुके हैं। डेकेड्स ऑफ 90, जो डेकेड ऑफ 90s था वो हमारे पीछे है। अब ये दोबारा नहीं होना है। एंड उसमें 18th अमेंडमेंट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंड पायनियरिंग स्टेप्स। एनहांसमेंट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एक और चीज भी इसके बैकग्राउंड में आप समझें, जो कि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। वो भी आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक यू डू नॉट नो द बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान बनता है 1947 में, एंड 47 में जब पाकिस्तान बनता है तो अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एक्सरसाइज चल रही है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमें नहीं पता हमारे प्रोविंसेस क्या हैं, एंड हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनती है 1956 में। बट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट्स में हम देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान डिवाइड आ रहा है। जिसके बाद मोहम्मद अली बोगरा MAB फार्मूला एज पार्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट 3 दिया जाता है, जिसको आप 1 यूनिट स्कीम के तौर पे भी याद रखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी उसमें कंसिडर किया जाता है। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान आर ट्रीटेड एज 1 यूनिट्स। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो है वो 4 ऐसी यूनिट्स हैं जो अपने आप को ऑटोनोमस प्रोविंसेस कंसिडर कर सकते हैं, जो आज ऑटोनोमस प्रोविंसेस हैं। सिंध, बलूचिस्तान, उस टाइम का NWFP एंड पंजाब। आपने उनको एक 1 यूनिट स्कीम में कर दिया, सो ऑब्वियसली इससे ग्रीवेंसेस बनती हैं। दिस रिमेन्स द स्टेटस quo अप अंटिल योर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फॉल ऑफ ढाका हो गई। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बलूचिस्तान बिकम्स फर्स्ट टाइम आफ्टर 1973 ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड NWFP बन जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के टाइम के ऊपर वो अपनी हुकूमत बनाते हैं बाय फॉर्मिंग द मेजॉरिटी इन पंजाब एंड सिंध। उनको मेजॉरिटी वोट पड़ता है पंजाब एंड सिंध। KP में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 1 यूनिट मुनीर अहमद इज कि ईस्ट पाकिस्तान पूरा एंड वेस्ट पाकिस्तान पूरा एक यूनिट है, एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर शुड बी इक्वल बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल, जिसको आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, यानी दोनों के दरमियान इक्वालिटी, पैरिटी होनी चाहिए। इसके अंदर पूरा वेस्ट पाकिस्तान एक ही यूनिट कंसिडर हो रहा था। इस कॉन्सेप्ट को 1 यूनिट स्कीम कहा जाता है। सो भुट्टो साहब जब जीतते हैं पंजाब और सिंध से इलेक्शन, मसला ये होता है कि भुट्टो साहब डज नॉट विन द इलेक्शन फ्रॉम नाइदर बलूचिस्तान नाइदर NWFP। वहां इनकी ऑपोजिशन में नेशनल अवामी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, एंड वो गवर्नमेंट्स बना लेती हैं उनके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में। अब नेशनल अवामी पार्टी को बड़ा हैंड ऑन ट्विस्ट करके 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन कराया जाता है, बिकॉज उनको पता था कि हमारी गवर्नमेंट सेंटर में नहीं है, हमारी प्रोविंसेस में है। हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम आज़ादी हो, इसलिए वो बात करते हैं
फेडरलिज्म की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, कि प्रोविंसेस ऑटोनोमस होने चाहिए डिसीजंस मेकिंग में। भुट्टो साहब वाज नोटोरियस फॉर बीइंग अ बिट अथॉरिटेरियन। उनकी एक सेंट्रलिस्ट स्ट्रीक है, वो सेंट्रलिज्म पे बिलीव करते हैं, स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हिज ओन पर्सनालिटी, इन हिज ओन ऑफिस। ये भुट्टो साहब की एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक थी पॉलिटिक्स। तो ये आपस में सबसे पहली दफा आप एक खिंचाव देखते हैं सेंटर और प्रोविंस के अंदर उस टाइम पे, एंड वो खिंचाव आगे तक भी बरकरार रहता है पाकिस्तान की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर। भुट्टो साहब क्या करते हैं कि भुट्टो साहब डिसमिसेस नेशनल अवामी पार्टीज गवर्नमेंट्स, गवर्नर राज लगा देते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स को डिसमिस करा देते हैं एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान से, एंड वहाँ ग्रीवेंसेस फैल जाती हैं कि हमारी पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन्होंने उठा के साइड पे मारा है। फिर मार्शल लॉ आ जाता है, मार्शल लॉ आता है, उसके बाद नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं 1985 में। फिर जाके इलेक्शंस दोबारा शुरू होते हैं 1990s में। वंस अगेन आपका सेटअप अब ऐसा बन गया आफ्टर फॉल ऑफ ढाका कि 60% ऑफ योर पॉपुलेशन रिजाइड्स इन पंजाब। जो पंजाब जीतेगा वो मुल्क पे हुकूमत करेगा, इट डजंट मैटर साइड वाले प्रोविंसेस के अंदर उसकी हुकूमत हो ना हो। ये नून लीग ने तो आज तक शायद केपी में या एनडब्ल्यूएफपी में हुकूमत नहीं की, बलूचिस्तान में बनाई है और सिंध में भी नहीं बनाई। सो दिस शोज, लेकिन इनकी सेंटर में 3 दफा हुकूमत बन चुकी है। The only person to have served as 3-time prime minister. That is a bit controversial also, but still बात आपकी सही ही है। सो ये इशू आता है 18th अमेंडमेंट, ये सारी रिजेंटमेंट देख के बनाई जाती है कि हमारे सूबों के अंदर एक रिजेंटमेंट है सेंटर से कि हमें हमारे हकूक कभी नहीं दिए गए, और हकूक क्या है, आजादी से अपने फैसले लेना। बिकॉज हुकूमतें आराम से बन जाती हैं, अगर आप पंजाब जीत जाएं तो कोई पेरिफेरीज के अंदर इतनी तवज्जो नहीं देता पॉलिटिकल मेजर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज। इसलिए कोई ट्रूली फेडरल पॉलिटिकल पार्टी आपकी उस टाइम पे इमर्ज नहीं होती, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मसलों का हल ये लगता है कि आप प्रोविंसेस को आजादी दें, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी करें इन दी ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। आप प्रोविंसेस को सेंटर से अलहदा रखें, उनको इंडिपेंडेंट करें, डिवॉल्व करें पावर्स को सेंटर से प्रोविंसेस के अंदर। डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट behind provincial autonomy and why पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री के वजह से पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट या एक जो वो पाया जाता है कि एक टेंडेंसी पाई जाती है। इज इट क्लियर? हाँ हूँ करें हिलें, जिंदा हो जाए सारा। ठीक है, फेयर एनफ। प्रोविंशियल, इसके अंदर 18th अमेंडमेंट का काम था एनहांसिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसका एक काम था इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स। एक और पाकिस्तान देखता है अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि हम जो अपॉइंटमेंट मेकिंग प्रोसीजर है उसको हाईजैक कर लिया जाता है, बाय एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस एज वेल। उसमें नेपोटिज्म है, उसमें किनशिप बरादरी के लिंक्स देखे जाते हैं। तो इसको अगर हम एक तरीका इसका कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें कि ये इस तरह होगी, और उसके ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें कि उनका भी कोई फैसला हो, तो पाकिस्तान में मेरिटोक्रेसी और कंसेंसस बेस्ड गवर्नेंस के लिए दिस विल बी वेरी गुड। एंड इसके अंदर आपके पास मिसाल किसकी आ जाती है? इसके अंदर आपके पास मिसाल आती है नैब के चेयरमैन की। इसके अंदर आपके पास नैब के चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑपोजिशन लीडर बोथ हैव टू अग्री ऑन अ नेम, और वो लगाता है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 18th अमेंडमेंट। इसमें आपके पास तरीका आ जाता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इसके अंदर आपके पास तरीका आ जाता है, और भी कुछ सर्टेन अपॉइंटमेंट्स हम अभी डिस्कस करते हैं। एंड ऑफ इंडिविजुअल डिस्क्रेशन, ये इसी से रिलेटेड है कि आप पावर कहीं कंसंट्रेट होने ना दें। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ये भी इससे रिलेटेड है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए, सच एज 10A। 10A is a very important constitutional right. Can someone tell me 10A? मैंने आपको पढ़ाया था पिछली दफा, what is 10A?
What is the Article 10A of the Constitution of Pakistan? Fair trial. Good enough. तो फंडामेंटल राइट को भी इसमें बेहतर किया गया है, ठीक है. सो दीज वर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 18th अमेंडमेंट. कि हमने ये अमेंडमेंट क्यों आई, आप, मैंने इस सवाल में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा था, आप अगर लिख देंगे, थोड़ा सा कोई फ्लो चार्ट बना के दिखा देंगे कि पाकिस्तान में फेडरलिज्म की क्या सूरत हाल थी, पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस वो चले फेडरलिज्म में आ गया पाकिस्तान में, इसके अलावा सेमी प्रेसिडेंशियल चेंजेस कैसे आए बाय 8th and 13th अमेंडमेंट, उसको आप एक फ्लो चार्ट में अगर रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपको 18th अमेंडमेंट पे और अच्छे नंबर मिलेंगे. बिकॉज उनके बावजूद यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि 18th अमेंडमेंट की अहमियत क्या थी उस टाइम. सो द ड्राफ्टिंग, फॉर्मुलेशन एंड एनैक्टमेंट ऑफ 18th अमेंडमेंट. अब इसने की किसने, 18th अमेंडमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके अंदर पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव आए, और उन्होंने, इस कमेटी का नाम था पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, PCCR, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. 27 मेंबर्स थे इसके, और रिप्रेजेंटेशन थी फ्रॉम ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज. सच एंड सो इसकी वजह से सबसे पहली जो चीज थी वो ये थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इसमें इनपुट थी. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसेंसस ओरिएंटेड अप्रोच. एंड जमहूरियत के अंदर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का एक कोर टेनेंट है कि आपकी कंसेंसस ओरिएंटेड अप्रोच या इंक्लूसिव गवर्नेंस हो. अगर आप गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स पढ़ते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक के पढ़ें या पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के पढ़ें, पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के 4 हैं, उनके 8 हैं, आपको ये पता चलता है कि उसमें इंक्लूसिविटी या पार्टिसिपेशन एक कोर टेनेंट है गुड गवर्नेंस का. वो सबसे पहला जो एक मार्क है कि इट इज एन इंक्लूसिव अप्रोच. एंड इसका एक फायदा आपको है कि जब सब लोगों ने एक चीज बनाई होती है तो कोई ये चांसेस कम हो जाते हैं कि जब आपकी ऑपोजिशन हुकूमत में आएगी तो इसको रोल बैक कर देंगे. When everyone has a say in making a certain, formulating a certain policy, so the chances of it being rolled back become less. This is a very good sentence to write. Tabir, are you noting? या मैं आपके लिए बहुत तेज जा रहा हूँ? You are noting. Done हो गया. ठीक हो गया. दूसरा है rolled back undemocratic changes. आपको ऑलरेडी बता दिया 8th and 17th अमेंडमेंट को इसने रिमूव किया ऑन ग्राउंड्स ऑफ बीइंग अनडेमोक्रेटिक. 8th and 13th अमेंडमेंट, इसको आप इधर 13 नहीं 17th, व्हाई आई एम बीइंग फॉरवर्ड. 8th and 17th अमेंडमेंट, ठीक हो गया. प्रोवाइडेड मोर ऑटोनॉमी टू द फेडरेटिंग यूनिट्स. ये प्रोविंशियलिज्म की इसकी स्पिरिट है. एंड अब ये देखें किन किन आर्टिकल्स के तहत. अब ये मेरा तब पेपर प्रेजेंटेशन में जोर नहीं हुई थी, ये तब का मौका है. आप लोगों ने इधर एक स्पेसिंग छोड़नी है इस जगह पे इस बना के, और इसका प्रॉपर एक अच्छा खूबसूरत सा टेबल आप बना सकते हैं. खूबसूरत टेबल में बस इधर एक लाइन भी आ जाती ना तो काफी था. अगर इधर एक लाइन लग जाती इस तरह तब भी इतना इशू नहीं था. ठीक है, ये आप लोगों ने करना है. So you can quote certain articles. आर्टिकल 112 के अंदर चेंज आया कि डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर टू डिसॉल्व असेंबलीज विथड्रॉन. इससे पहले गवर्नर खुद से असेंबलीज डिसॉल्व कर सकता था. एंड आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. गवर्नर इज एन अपॉइंटेड ऑफिशियल. और उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सो basically governor is a representative of the federal government in the province. Do you understand governor कौन है? तो अगर एक फेडरल हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव आपकी असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है तो दिस goes against the principle of provincial autonomy. Do you understand? Yes or no? Yes, yes. वासे किधर है आज? मोहम्मद अब्दुल वासे, where are you when we need you? We need your energy. Kindly explain again. So I'm saying कि भाई गवर्नर कौन है? गवर्नर is a representative of the federal government in the province. Governor is not an elected representative. Rather, governor appoint किया जाता है by the president on the advice of the prime minister. So अगर गवर्नर खुद से असेंबलियां डिसॉल्व कर सके
तो दैट गोज अगेंस्ट द पावर प्रिंसिपल ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि अगर लोग नहीं चाह रहे कि लोगों ने तो उसे अपॉइंट नहीं किया, तो एक्शन लोगों की मंशा को रिप्रेजेंट नहीं करता। दैट इज द पॉइंट। तो आर्टिकल 112 से पहले गवर्नर को ये पावर दी गई थी। 18वीं तरमीम ने इस पावर को विथड्रॉ कर लिया कि अब गवर्नर खुद से असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता जब तक उसको सीएम एडवाइस नहीं लिख के भेजेगा चीफ मिनिस्टर, तब तक वो डिसॉल्व नहीं कर सकेगा। आर्टिकल 128 स्टिल कैन डिसॉल्व, वो ही करेगा, सीएम नहीं करेगा, लेकिन सीएम की एडवाइस के ऊपर इसने उसे बाउंड कर दिया कि आप चीफ मिनिस्टर आपको लिख के देगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, सो वो लिख के देगा तो आप करोगे, खुद से नहीं कर सकते। क्लियर राजा मकबूल? सिंध में किधर उसने खुद की, उसको मुराद अली शाह ने लिख के भेजी है तो उसने की। यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट वापस। आर्टिकल 128 डिस्क्रिशनरी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ गवर्नर curtailed। दूसरा, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास एक पावर है पाकिस्तान के आइन में ऑफ मेकिंग ऑर्डिनेंस। एक बुक में लिखा है कि कंप्लीटली ओमिटेड है आर्टिकल 112। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसमें परेशानी की क्या बात है। आर्टिकल 112 डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इज स्टिल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड हुई है। इसका पेज नंबर क्या है? 61। am I audible to you? So article 112, the governor shall dissolve provincial assembly if advised by the chief minister, and provincial assembly shall unless sooner dissolved stand dissolved at expiration of 48 hours after chief minister has sworn। वही है, अब एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर डाल दिया, और अगर गवर्नर कहता है कि मैं आपकी बात नहीं मानता, फिर भी 48 घंटे के बाद वो खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी। जो इन्होंने इसके अंदर जब पंजाब का आया तब ये कहा भी। सो क्लियर मुनीर? ओके हो गया, ठीक है। सो वी गो आर्टिकल 128 डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये क्या हो रहा है? डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग वो भी करटेल कर देगी। मैं आपको बता रहा था कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो हैं, ये उनके पास एक पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जो कुछ महीने तक लॉ रहती है, और उसके बाद उसको लेजिस्लेचर ने जब तक उसको बिल ना बनाया तो वो बिल नहीं बनती। ये हमने पीटीआई के दौर में बहुत देखा था कि उन्होंने प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को बहुत ज्यादा यूज किया था, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि वो दूसरी पार्टियों से कहें कि भाई आप इस चीज के लिए वोट करें। इतनी हद तक हमारी पोलराइजेशन हो चुकी थी सिस्टम के अंदर कि दिस वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम। ठीक हो गया? सो दिस इज एंड दिस इज एन इशू टू आर्टिकल। इसी तरह गवर्नर के सर जी टॉपिक नेम बता दें। माशाल्लाह अली, माशाल्लाह। सो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं हम, अभी 18th अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 128 के अंदर गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस मेकिंग की जो पावर्स दी गई थी उनको कर्टेल कर दिया गया, कम कर दिया गया। सिमिलरली आर्टिकल 142 में कंकरेंट लिस्ट होती थी। कंकरेंट लिस्ट तीन तरह की लिस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू, हम देंगे नमाज ब्रेक at 7:15 या 7:10, how many of you are aware about what or you know about concurrent list? concurrent list का पता है आपको? ओनली अनीता, और बाकी सालों को नहीं पता concurrent list? So concurrent list is basically आपकी
लिस्ट होती थी फेडरल, प्रोविंशियल और एक तीसरी कंकरेंट जिसके ऊपर दोनों लॉज बना सकते हैं, लेकिन अगर फेडरल ने भी दोनों ने बनाया हुआ तो फेडरल का लॉ सुप्रीम होगा। सो जहां दोनों ने लॉ बना सकते हैं वो बेसिकली प्रोविंसेस की पावर को कम करता है, क्योंकि अगर आप उसको अबॉलिश कर दें, आपको पता है आप कंबाइन भी कर सकते हैं नमाज मगरिब एंड इशा। तो व्हेन यूर आप किसी इंपॉर्टेंट टास्क में है, दे कैन ऑलवेज डू दिस, दैट इज नॉट एन इशू, बट स्टिल आई विल गिव यू 7-5 पे आपको दे दूं। Try to focus on what you're being taught here. Try to be present in the lecture. ठीक है? So आप इसके अंदर concurrent list उसके अंदर abolish कर दी गई। अब बार-बार मेरा rhythm टूट जाता है इस तरह। So concurrent list was abolished. आपके पास रह गई एक फेडरल और एक provincial list रह गई, और residuary powers provinces को दे दी गई. So this was also an empowering step. 157. Federal government to consult provinces before initiating any hydroelectric project in province. ये भी बहुत बड़ा इशू था, केपी में बहुत इशू, क्योंकि जितने भी डैम्स बनते थे केपी कहते थे हमारे पूछे बगैर सेंटर डैम बनाता रहता, तो ये केपी के वो अपीज करने के लिए डाला गया था। एंड आर्टिकल 160, शेयर ऑफ अ प्रोविंस इन एनएफसी अवार्ड, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ, would not be less than previous NFC awards. So this also, अगर आपका एक एनएफसी अवार्ड में 50% शेयर है प्रोविंसेस का, तो ये नहीं हो सकता कि अगली दफा सेंटर 45 कर दे। तो जो भी हो जाए 50 से ऊपर ही जाना है, पीछे नहीं आना। ये भी आपके आइन में लिखा है। दिस इज आल्सो इन द स्पिरिट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या एम्पावरिंग द प्रोविंसेस। फिर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अपॉइंटमेंट मेकिंग प्रोसेस, इसमें भी आर्टिकल्स देख ले। 175A डाला गया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू सुपीरियर कोर्ट्स। इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाई गई, पार्लियामेंट्री कमेटी से एक लेजिस्लेटिव ओवरसाइट दी गई कि भाई जो जजेस अपॉइंट किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो वैसे नॉमिनेट करता है, उसको एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट दी। एनएफसी पढ़ाता हूँ मैं पूरा। 213 अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर भी ऑपोजिशन और उसने कंसल्ट करके इलेक्शन कमीशन का हेड या इलेक्शन कमीशन का चीफ सीईसी इसको अपॉइंट करना है कंसल्ट करके, और मेंबर्स जो सुबह आएंगे उनको भी प्रोविंशियल असेंबली का हेड और उनकी ऑपोजिशन कंसल्टेशन से अपॉइंट करेंगे। इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट, उसमें भी आपने देखा होगा इस दफा राजा रियाज साहब बैठे थे एंड शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, एंड अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं था, ये राजा रियाज साहब की तरफ से दिया गया था। तो वंस अगेन ये वाला सेटअप भी 18th अमेंडमेंट के बाद आया है। फिलहाल I'll go to आर्टिकल 143 पर देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इसकी भी 243 ने, आर्टिकल 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। अब इसके मेरिट क्या आते हैं? द अपॉइंटमेंट मेकिंग प्रोसेस बिकेम कंसेंसस ओरिएंटेड, और इसकी वजह से मेरिटोक्रेटिक भी बन गया। कंसेंसस क्यों कि आप ऑपोजिशन का बीच में राय ले रहे हैं, एंड मेरिटोक्रेटिक बन गया क्योंकि मेरिट आ गया। रिमूवल ऑफ डिस्क्रेशनरी पावर्स एंड एम्बिग्विटीज, कोई एक बंदा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या सिर्फ हुकूमत इनको अपॉइंट नहीं कर सकती, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ पावर को चेक किया गया। एंड यहाँ वो कोट भी लिख सकते हैं कि पावर अनचेक्ड will always be abused. Power that is left unchecked will always be abused. This is Montesquieu का quote है। So ये आप इधर डाल सकते हैं। Promotion of good governance. Good governance का भी एक core tenet है, मैंने आपको बताया, consultation या consensus oriented governance, and increase space for opposition parties in appointment making process. फिर डिसेंट्रलाइजेशन डेवोल्यूशन भी इसने की। इसके अंदर देखें कौन सा आर्टिकल रेलेवेंट है, आर्टिकल 140A ऐड किया। 140A, लोकल गवर्नमेंट्स को मैंडेटरी कर दिया गया प्रोविंसेस के लिए कि वो एम्पावर करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स को। एंड इसी के बाद 16 डिपार्टमेंट शिफ्ट हुए फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंसेस के अंदर। सो ये सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन, पहले तो मैंने आपको बताया प्रोविंसेस को एम्पावर किया गया, एंड वो नहीं रोकी गई, कोशिश किया गया कि प्रोविंसेस भी डेवोल्यूशन करें पावर की,
the local government as well. These are some of the positive points of 18th Amendment. क्रिटिसिज्म भी है, वो कहते हैं कि जी डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई लेकिन आज तक नजर नहीं आई। आपको कहीं कोई इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट नजर आ रही है? अब इसके ऊपर भी दो राय है। अगर जब मैं आपको लोकल गवर्नमेंट पढ़ाऊंगा पासिंग में, क्योंकि वो हमारे कोर्स के स्कोप से बाहर है, पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में बहुत कम पूछी गई, तो मैं आपको पासिंग में जब वो दिखाऊंगा, यू विल सी कि 2008 के बाद अरे लातादाद लोकल गवर्नमेंट लॉज बने। केपी में काफी बने हैं लोकल गवर्नमेंट लॉज, एंड एक हद तक इफेक्टिव भी रही है केपी के में लोकल गवर्नमेंट। पंजाब में भी बनी है। सो यू सी कि देयर इज मोर फोकस है ऑन लोकल गवर्नमेंट्स एक हद तक। लेकिन जो उससे असल एसेंस, जो उसकी एसेंस है कि लोग खुद से ग्रास रूट लेवल पे गवर्न कर रहे हों, वो अचीव नहीं हो पाई। सो दिस इज अ बिग इशू। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स इज कॉस्मेटिक। दूसरा, कैरेक्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस नहीं, ये हेडिंग गलत है। यू कैन से कैरेक्टर ऑफ फेडरल फोर्सेस। जितनी भी ऐसी फोर्सेस हैं जो फेडरल हैं, वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं करती तमाम प्रोविंसेस को, उनके कैरेक्टर को ठीक तरीके से 18th अमेंडमेंट ने नहीं अमेंड किया। मसलन आपकी आर्म्ड फोर्सेस, अगर आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस की इंडक्शन देखें तो इट इज प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम पंजाब। पंजाब के अंदर भी ये जो पोटोहार रीजन है एंड कुछ केपीके से इसकी इंडक्शन है। सिंध में मेरे ख्याल से इनके रिक्रूटमेंट के दफ्तर ही 2 या 3 है टोटल पूरे सिंध के सूबे में। बलूचिस्तान में यू स्टिल सी के कोयटा के बाहर शायद साउथ में एक रिक्रूटमेंट सेंटर है। सो फोर्सेस के कैरेक्टर को ट्रूली फेडरल बनाने की जरूरत थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया जा सकता था वो नहीं हुआ। इक्वल रिक्रूटमेंट इंश्योर नहीं की गई। पावर एक्सटेंडेड टू पार्टी लीडर्स इज नॉन डेमोक्रेटिक। आर्टिकल 63A एक इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें पार्टी लीडर इज एम्पावर्ड टू फाइल अ रेफरेंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर फ्रॉम द हाउस। ये आप लोगों ने अभी देखा भी, ये जब हुकूमत चेंज हुई पीटीआई की पंजाब में एंड मुनखरफ अराकीन सामने आए, तो उनके खिलाफ, उनके ऊपर इल्जाम ये था कि पार्टी लीडर के डायरेक्टिव्स थे कि आपने इसको वोट करना है, लेकिन उन्होंने उसको वोट नहीं, इसलिए पार्टी के डायरेक्टिव से, इसलिए पार्टी लीडर के नाम से इलेक्शन कमीशन को रेफरेंसेस गए कि इन बंदों को आप निकाल दें, डिस्क्वालीफाई कर दें इनकी सीट से, बिकॉज इन्होंने आर्टिकल 63A के अंदर हमारी पार्टी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया। सो ये एक नॉन पार्लियामेंट्री कैरेक्टर है। बिल्कुल यू राइट, दिस इज नॉन पार्लियामेंट्री, दिस इज अनडेमोक्रेटिक एज वेल, कि अगर पार्टी लीडर ऐसा हो जो डिस्क्वालिफाइड हो, जैसे मसलन इमरान खान साहब currently is disqualified, या नवाज शरीफ साहब, you give them power over who sits in the parliament and who doesn't. ये पावर आपको पार्टी की किसी कमेटी को दे दे, पार्टी लीडर को नहीं देनी चाहिए थी। उससे भी बेहतर जो पार्टी का लीडर इन हाउस है, पार्लियामेंट में जो पार्टी का लीडर हो, नॉमिनेट हो, ये पावर उसको देनी चाहिए थी, ताकि दिस रिमेन पार्लियामेंट्री। अगर ये पावर दें, अव्वल तो ये बात ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है कि आप इतना रिजिड पार्टी डिसिप्लिन डाल दें। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम, रिजिड पार्टी डिसिप्लिन फॉलो करना एटलीस्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है, जिससे आपने कॉपी किया हुआ है। तो ये भी एक क्रिटिक है, और क्रिटिक भी ऐड हो सकते हैं इधर। चैलेंजेस टू 18th अमेंडमेंट। सबसे पहले ये लो फिस्कल स्पेस फॉर फेडरल गवर्नमेंट। 18th अमेंडमेंट ने एक और काम भी किया था। 18th अमेंडमेंट ने नेशनल फाइनेंस कमीशन, और फिर जो उसकी एनएफसी अवार्ड बना, वो भी 18th अमेंडमेंट के साथ आया। अब एनएफसी अवार्ड पढ़ाऊंगा तो ये वाला पॉइंट समझाता हूँ कि लो फिस्कल स्पेस फॉर फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, ये तब अभी समझाता हूँ। Provinces lack the ability to generate revenue despite considerable autonomy and power to raise loans. चलें, अभी अजान हो रही है, लेट अस, आप लोगों को नमाज ब्रेक है फॉर एग्जैक्टली 8 मिनट। 7:10 पे आपने वापस इधर होना है। जो नहीं होगा, आई विल स्टिल स्टार्ट द क्लास।
Exactly 8 minutes. 7:10. मैं बड़ा संगदिल इंसान हूँ अपने पास. Exactly 8 minutes. Go. जल्दी जल्दी. अभी तो आपको अंदाजा हुआ ही नहीं है अभी किधर है.
जी, assalamu alaikum. Are you guys back? And can you listen what I'm saying? आवाज आ रही है? चलें जी. We shall start. आज हमारे पास टाइम कम है. टॉपिक्स ये बहुत ज्यादा है. थोड़ा सा लेक्चर पे भी जाएंगे. So we have to make sure that we are judicious with our time. ठीक है. So I showed you मैं NF के वार्ड के challenges आपको वहाँ दिखाता हूँ. उसी से है provinces lack the ability to generate revenue. वो भी आपको समझ आ जाएगी. Overlapping jurisdictions ये है कि अभी भी कुछ चीजों के ऊपर इनकी jurisdictions federal और provincial overlap कर रही हैं. 18th amendment wasn't cleared on that. इसमें सबसे ज्यादा जो दो subjects हैं वो हैं higher education and labor laws. Education provincial subject है, but for some odd reason higher education is a federal subject, or it is treated like a federal subject because HEC, is it a provincial body or is it a federal body? Higher Education Commission. सवाल है मेरा आप लोगों से. तो there you go. ठीक है. Centralized civil service के अंदर भी यही issue है. You've got two federal services, जबकि आपके जो उनके subjects हैं वो devolve कर दिए गए हैं. ये आपको नजर आता है पुलिस में. Policing, is it a provincial subject or is it a federal subject? Law and order and policing. Provincial है या federal है? It's not both. It's not both. It is a provincial subject. But उसकी जो induction है वो CSS के through होती है, which is a centralized civil service, और उनका parent department, the establishment division. Similarly, PMS भी है और PAS भी है, इसीलिए इनके आपस में provinces में clashes भी आते हैं. So this is a centralized civil service भी आपकी एक challenge है. 18th amendment ने इसको भी नहीं छेड़ा. तो आपको नजर आ जाता है कि provincial autonomy की तरफ लेके तो गया है, but it is still incomplete in some regards. Provincial reluctance to devolve power to local governments, ये भी एक challenge है हमारे लिए, because अब आप 18th amendment ने कह दिया कि आप 148 के तहत local governments को empower करेंगे, but do you see local governments being empowered? That is because provinces are reluctant to share their powers on the grassroots level, reluctant to empower the local governments, and ये reluctance भी एक challenge है. हम कुछ और challenges भी इधर देखते हैं. Objectives मैं आपको करा चुका हूँ. ये आप कुछ और objectives भी देख सकते हैं अपनी screen के ऊपर. Restoration of constitution to original spirit, promotion of democracy, end of individual discretion, institutionalization of appointments, promotion of transparency across government apparatus, provincial autonomy, good governance. Good governance मैंने आपको बताई through consensus, through inclusivity, through participation. क्योंकि good governance का एक core tenet है, इसमें आपने quote करना है कि World Bank कहती है कि participation, Pakistan Planning Commission कहता है कि participation is a core tenet of good governance. तो वो 18th amendment उस तरफ जा रही है. Strengthening legislature, increasing role of opposition, ये भी consensus में है, and empowering citizenry through fundamental rights. ठीक हो गया. So these were good things about ये सारे articles भी in Article 1 के अंदर NWFP का नाम भी KPK change हुआ and बलूचिस्तान के नाम की spelling बलूचिस्तान कर दिए गए. Article 6 भी इसके अंदर डाला गया. ये देखें, जो कहते नहीं हर वक्त आपको वो थ्रेट आती रहती है कि नहीं इस पे आर्टिकल 6 लगाना जी, इसने तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किया. चूंकि आपकी हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को हर कुछ अरसे के बाद या सस्पेंड किया गया या सबवर्ट कर दिया गया या उसको होल्ड किया गया इन अबेंस. तो why did the names change? Because NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ये ब्रिटिश ने रखा था टू डिमार्केट कि भाई ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है हमारी इंडियन एम्पायर का. It did not represent the ethnic or linguistic identity of the people that were living there. जैसे पंजाब, it represents the 5 rivers. जैसे सिंध, it represents historically सिंध. बलूचिस्तान बलूचों के ऊपर, हालांकि बलूचिस्तान के अंदर पश्तून भी हैं, रावी भी हैं. NWFP represented its geography rather than its
कोई हिस्टोरिकल लिंकेज उसका होता है, इसलिए फिर खैबर पख्तूनख्वा it gave and the name gave an identity to the people कि भाई ये हमारी एथनिक आइडेंटिटी है। बलूचिस्तान बिकॉज बलूचिस्तान की स्पेलिंग्स ये हैं, लोग उसके ओ के साथ स्पेल करते हैं, तो उन्होंने उसको कहा कि भाई जब हम अमेंड कर ही रहे हैं तो हम इसके स्पेलिंग भी ठीक कर दें। बलूच लोग इधर यू से लिखते हैं, सारे वैसे भी उसकी लिटरेरी जो स्पेलिंग है ठीक वो यू से है। सो आर्टिकल 6 आया। आर्टिकल 6 में उन्होंने इन ऑर्डर टू डिस्करेज फ्यूचर possible dictators from holding the constitution in abeyance, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये आर्टिकल 6 डाला। राइट ऑफ फेयर ट्रायल, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 2 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू फ्री एजुकेशन भी इसके अंदर आया, या फंडामेंटल राइट्स के नीचे कोट करें। 58 डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को हटा दिया गया। गवर्नेंस के अंदर आर्टिकल 112 हटा दी गई। ये देखें, दिस इज आल्सो गुड पॉइंट, लिमिट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ फेडरल कैबिनेट 11% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मजलिस शूरा। मैंने कहा कि जितनी भी टोटल पार्लियामेंट है उसके 11% जो फिगर होगा उससे ज्यादा आप काबीना के मेंबर्स नहीं रख सकते आर्टिकल 92 में। ये अलग बात है कि ये वायलेट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक नई पोस्ट इजाद कर ली और वो पोस्ट है स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, SAPM। तो आप उसको फुल फेडरल मिनिस्टर नहीं बनाते, आप उसको SAPM बना देते। इस तरह कर करके आपकी कैबिनेट और इंक्रीज हो जाती है। क्यों आप कैबिनेट में ज्यादा लोग डालने के ख्वाहिशमंद हैं? क्योंकि आपने अपने पॉलिटिकल सपोर्टर्स को रिवॉर्ड करना होता है कि भाई जो आपके इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मेंबर्स हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, उनको आपने ये सियासी भर्तियां करनी होती हैं, उनको रिवॉर्ड करना होता है बाय गिविंग देम गुड पोजीशन, मिनिस्ट्रियां देके। Local government made mandatory, concurrent list abolished, CCI reconstituted. Article 153 आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ज्यादा डेमोक्रेटिक किया गया इन कैरेक्टर। उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। चारों चीफ मिनिस्टर्स की उसमें रिप्रेजेंटेशन है। साथ ही GB एंड आजाद कश्मीर के भी जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो भी उसके अंदर बैठते हैं। इट इज एक कंसेंसस बेस्ड बॉडी बनी जो कि 56 की कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नहीं थी। इसका नाम था I'll check and get back to you। 56 में इससे पहले इसका नाम चेंज था। CCI 73 कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल बॉडी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये भी इससे पहले नहीं था 175 में। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थ्रू जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको बताया एक पार्लियामेंट्री कमेटी की ओवरसाइट दी गई 175A में। इलेक्शन कमीशन 13, केयरटेकर गवर्नमेंट 224 एंड सर्विस चीफ वाली पावर ऑफ प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को दे दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर अब असेंबली इनिशिएट करता है एंड एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो इनको अपॉइंट करेगा। तो उसके पास आती है ऑफिशियल समरी मूव होनी चाहिए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के, बट वो अल्लाह बेहतर जानता है किधर से मूव होती है, हमें तो नहीं पता। सो वो जाती है प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर फैसला करते हैं एंड वो चली जाती है प्रेसिडेंट के पास। दिस इज द ओनली इंस्टेंस इन योर पॉलिटिकल सिस्टम का मेकअप। नहीं सर, एवरीवन नोज, आई ट्रूली डोंट नो, इसलिए नहीं कि फेसबुक पे नहीं डाला, मुझे खुद वाकई नहीं पता। दिस इज एन वो है एन एक्ट ऑफ एग्जास्परेशन ऑफ माय साइड की ऑफिशियली होनी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के थ्रू चाहिए, बट अल्लाह बेहतर जानता है कि वहां से क्यों नहीं होती और होती भी है कि नहीं। लेकिन जो कहने का मकसद है वो ये है कि दिस इज द ओनली पॉइंट इन योर पॉलिटिकल हिस्ट्री या आपके पॉलिटिकल सिस्टम के मेकअप में जहां आपको सिविलियन सुप्रीमेसी ठीक तरीके से नजर आ रही होती है। बिकॉज ये डिसीजन एक प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, उसकी पार्टी के पास होता है कि जी अब किसको लगाना चाहिए। जो ही वो फिर लगा देते हैं तो फिर वापस आप रिवर्ट कर देते हैं अपने असल सिस्टम की। ये आपकी एक चीज है। चैलेंजेस क्या है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट? 18th अमेंडमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है कभी कभार, बिकॉज वो कहते हैं कि जी आपने प्रोविंसेस की तरफ बैलेंस बहुत ज्यादा टिल्ट कर दिया। वो मैं आपको भी बताता हूँ
ये ज्यादा रिसोर्स की वजह से है, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन, लो फिजिकल स्पेस, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सेंट्रलाइज्ड सिविल सर्विसेज, ये सारे चैलेंजेस भी आपको इधर से मिल जाएंगे। ये काफी ठीक ठाक चैलेंजेस हैं, एंड हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस ये मैं आपको डाल दूंगा। आईएमएफ वाला पॉइंट तब, दिस इज नॉट वो, क्योंकि आईएमएफ ने आपसे कहा कि भाई आपकी फेडरल गवर्नमेंट की फिजिकल स्पेस कम है, तो आप उस फिजिकल स्पेस को बढ़ा लें, प्रोविंसेस का शेयर कम कर दें। बट हमारी आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, सो लेट मी क्विकली टीच यू द एनएफसी अवार्ड एंड देन we'll move on. So is this visible to you? Okay. So this is an infographic on what the NFC award is. ठीक है, NFC award basically NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक फॉर्मूला डिसाइड करती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज अमंग फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। हर 5 साल के बाद इसने मिलना है कॉन्स्टिट्यूशनली, एंड एक अवार्ड तय करना है कि जो आप टैक्स का सारा रेवेन्यू, जितने भी पैसे आपके पास आ रहे हैं वो डिवाइड कैसे करने हैं। जो पैसे आपके पास आ रहे हैं उसको आप कहते हो डिविजिबल पूल। डिविजिबल, इसमें इनकम टैक्स आता है, सेल्स टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटीज लेता है, ये सारे टैक्सेस आपका मिला के डिविजिबल पूल बनाते हैं, जो टैक्सेस हुकूमत इकट्ठी करती है। इसको डिवाइड करने का जो फार्मूला है वो एनएफसी अवार्ड कहते हैं। पाकिस्तान में 2010 में 2009 में 7वां एनएफसी अवार्ड आया, हमारी हिस्ट्री का 7th एनएफसी अवार्ड। एंड उसके बाद पोलराइजेशन इन पॉलिटिक्स ने हमें इतना पैरालाइज कर दिया कि आज तक हम 7th एनएफसी अवार्ड को ही आगे चलाओ। We haven't formed an 8th NFC award that should have been in 2016. Similarly, 9th NFC award जो 2021 या 22 में आना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। हम 7th NFC award को ही आगे चलाए जा रहे हैं, बिकॉज हम एक दूसरे से अग्री नहीं कर पाते कि अब अगला NFC अवार्ड कैसे बैठ के डिवाइस किया जाए। तो जो 7th NFC अवार्ड था उसके अंदर 42.5% of the share was given to the federal government. 57.5 was given to the provincial government, and provinces में further आगे divide किया गया इन 4 indicators के। provinces में divide करने के उन्होंने indicators रखे ये 4 for the first time in Pakistan history: population, revenue generation, poverty and backwardness, inverse population density. तो उन्होंने कहा कि जी प्रोविंसेस को अपने 57.5 के अंदर से प्रोविंसेस को कितना शेयर दें। तो हिस्टोरिकली क्या होता था कि जी जितने इनके बंदे हैं ना उतना इनको शेयर देते हैं, कि जितने इनकी आवाम है उतना इनको शेयर देते जाएं। तो पॉपुलेशन वाज 100% ऑफ द इंडिकेटर्स। पंजाब की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, तो पंजाब को सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा, फिर सिंध, फिर केपी एंड फिर बलूचिस्तान। बट इसके अंदर छोटे सूबों की ग्रीवेंसेस थी। उन्होंने कहा कि जी अब हम कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं कि बच्चे तेजी से पैदा करें, हम भी आपके करीब पहुंचे हैं, लेकिन आप लोगों के पंजाब में पता नहीं आप लोग क्या खाते हैं, तो आपके हम नहीं आप तक पहुंच पा रहे। सो कोई आप इस तरह के इंडिकेटर लगाएं कि जिसके थ्रू हमें भी कोई अच्छा शेयर मिले। सो उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम छोटे सूबों को भी रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि 82% अब से डिसाइड किया करेगी कि पॉपुलेशन आपकी, कि आपको कितना शेयर मिले। बाकी 10% आपकी गुर्बत बताएगी। अगर आप सबसे बैकवर्ड प्रोविंस हैं जो बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान को इस 10% में बलूचिस्तान का फिर शेयर बढ़ जाता है। सिमिलरली 5% उन्होंने वेटेज दी टू रेवेन्यू कलेक्शन या रेवेन्यू जनरेशन, कि सूबे खुद से कितना टैक्स उठाएंगे। ये एक एफर्ट थी टू इंसेंटिवाइज द प्रोविंसेस टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन देयर ओन, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद काफी टैक्सेस सूबों में डिवॉल्व कर दिए गए। जैसे यूल बी सरप्राइज टू नो, सूबों के पास अपनी एक्साइज और टैक्सेशन की जितनी भी है ये एटीओज, ये सूबाई सब्जेक्ट, उनकी अपनी ब्यूरो, ये उन्होंने इकट्ठे करना है। बट हमारी सूबाई टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा चैलेंज है।
18वीं तरमीम के लिए भी और एनएफसी अवार्ड के लिए भी, क्योंकि सूबे टैक्स कलेक्ट करके राजी नहीं। सिमिलरली चौथा जो उन्होंने डाला वो डाला इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट ये है कि एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान के लोग उठे, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि, मैं बताता हूँ, उन्होंने ये कहा कि जी हमारे लोग ऐसे हैं कि जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं। जैसे बलूचिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज सबसे ज्यादा ये है कि एक एसी किसी एक तहसील का एक बंदा कोई 10 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, फिर 15 किलोमीटर दूर बस्ती है, फिर इतनी है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वो कैसे इंश्योर करे इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे, क्योंकि जितने लंबे डिस्टेंसेस हैं उतने ज्यादा फंड्स चाहिए टू प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल सर्विसेज। कि उधर भी एक बीएचक्यू चाहिए, उधर भी एक बेसिक बीएचयू चाहिए, इधर भी एक बीएचयू चाहिए, उतने फंड्स चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें इसके लिए भी फंड ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी फैली हुई है, डेंस नहीं है, सर्विसेज देना मुश्किल है, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, ज्योग्राफी ऐसी है। तो जहां हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी जितनी कम हो, यानी इनवर्स हो जितनी, उसके लिहाज से भी आपको थोड़ी वेटेज रखनी चाहिए ताकि हम ऐसे इलाकों में काम कर सकें। दिस इज अ वेरी की पॉइंट, ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आई होप कि आई हैव बीन एबल टू कन्वे टू यू कि इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों डाली गई। तो ये 4 इसके इंडिकेटर्स थे। इसके बाद ये शेयर्स के साथ हुआ या नहीं हुआ। एक मिनट, लेट मी शो यू अनदर इन्फोग्राफिक। सो बिलाल, उन्होंने, चूंकि इन सूबों में लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, और जो ही सर्दियां आती हैं, तो लोगों को अपने इलाके छोड़कर हिजरत करनी पड़ती है। इन लोगों ने कहा कि भाई हम इन इलाकों को कैसे डेवलप करें जिन इलाकों में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, यानी कम लोग रह रहे हैं। तो आप हमें इन इलाकों के लिए मखसूस फंड्स दें, क्योंकि इनको डेवलप करने के लिए ज्यादा फंड्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बस्ती 15 किलोमीटर दूर है, दूसरी 25 किलोमीटर दूर है, तीसरी यहाँ है, उधर 3 अलग जगहों पे बीएचयू बनाना मुश्किल होगा, या एक शहर जो इकट्ठा 1-2 किलोमीटर के रेडियस में रहता है, उधर आप एक डीएचक्यू या टीएचक्यू बना दें। मुझे इसका जवाब दें। सोचा कि 3-4 अलहदा जगहों पे सिर्फ हेल्थ की एक यूनिट बनाना मुश्किल होगा, या एक इकट्ठी जगह पे अस्पताल एक छोटा बना दे, वो मुश्किल होगा। वही ना, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। एरिया जब ज्यादा हो, लोग कम हो, तो उनको सर्विसेज देना और महंगा हो जाता है। जब एरिया कम हो, लोग ज्यादा हो, तो उनको सर्विसेज देना इतना महंगा नहीं होता, बिकॉज आपने इंफ्रास्ट्रक्चर उधर ही बिछाना है, लोग आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब। अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के करीब लेके जाना पड़ेगा, तो आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। तो उन्होंने कहा हमें इन कामों के लिए भी पैसे चाहिए, इसलिए एक इंडिकेटर इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए। समझ आइए आप लोगों को? हाँ बिलाल, वो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये इश्यूज हैं। लेट मी सी। ओके, सो look at this infographic now. Can you see this? So you see these are the different weightages, and ये हर weightage के लिहाज से इनका शेयर बनता है, प्रोविंसेस का परसेंटेज लगती है, एंड फिर उनका टोटल शेयर निकलता है। पंजाब 51%, सिंध इतना 14, और बलूचिस्तान को इतना। सो एनएफसी अवार्ड के लिहाज से हर साल, एक मिनट, ओके, तो ये आप इसको देख लें, यू कैन सी दिस। डन हो गया। सो इसको मैं आगे कर देता हूँ, ये बंद कर देते हैं। अब ये देखें, ये एक रिपोर्ट थी प्राइम इंस्टीट्यूट की, कि उन्होंने कहा एनएफसी अवार्ड को बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो इसमें कुछ बड़े अच्छे टेबल्स थे, ये अगर आप मुझे कहेंगे तो ये मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आपको भी दे देता हूँ ताकि बाद में भूल ना जाऊँ। जी अली, ठीक हो गया। तो
ये देखें 1975 से लेके आगे तक एनएफसी अवार्ड 1975, 1991, 97, 2006, 2009, इसके अंदर हर एनएफसी अवार्ड में सिर्फ पॉपुलेशन देखी गई है 100%, 100%, 100%। ठीक है, वो बीच में आपकी मार्शल लॉ भी आ गया ना, 75 का मार्शल लॉ आ गया। मार्शल लॉ वाली अवाम जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती। आपको ये पता होना चाहिए, अब तक आपको मेरे से सवाल नहीं करना चाहिए। आप ये कंसिडर करें कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल हिस्ट्री में 10-10 साल के 3 ब्लैक होल्स हैं, जिसके अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री फ्रीज कर दो। ठीक है, तो ये आपने ये 79 में वो आ गया ना, और 91 में फिर देखें अगला है, फिर 90s में रहा, 2006 में आ गया और 2009 में आ गया। ये आप देख लें। एक और इसमें बहुत अच्छा टेबल्स मैं आपको दिखाता हूँ 2-3, ये देखें। ये इंडिया की मिसाल है, जो कि आप अगर अपनी स्टडी में एनएफसी बोर्ड पे सवाल आए एंड इनको रेफर करें और बताएं कि जी इंडिया में ये हो रहा है एंड हम भी इस तरह कर सकते हैं, तो इट वुड बी गुड। वो कहता है कि आपने एनएफसी अवार्ड में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक कर दी, कि आपने कहा कि जी सूबों में सबसे पहले वफा टैक्स पूल बना, वो फेडरल में और प्रोविंसेस में चला गया, 2 में डिवाइड हो गया। फिर सूबों में आपस में 4 में डिवाइड हो गया, जो सूबों का शेयर है 57.5% सूबों का शेयर है, वो 4 में डिवाइड हो गया आपस में मजीद। तो ये एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है। वो कहता है आप इसे हॉरिजॉन्टली भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि किन किन क्राइटेरिया के ऊपर ये हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो मैंने इंडिया का बताया नहीं। इंडिया का आप ये देखें कि जो उनका लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है, जो उनके पहले फाइनेंस कमीशन थे, वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड थे, पॉपुलेशन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। और ये उनका 1950s से मॉडल है। देखिए 57 टू 84 में जितने भी आए, उसमें पॉपुलेशन 80%, टैक्सेस कि सूबे खुद भी टैक्स इकट्ठा करें 90 टैक्स 22.5। देखिए 8th के अंदर उन्होंने पॉपुलेशन का लेवल कितना नीचे कर दिया, 22.5, 22.5। उन्होंने एक और ऐड किया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बताता हूँ वहां से पहले, जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर बताता हूँ। वेट, पॉपुलेशन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, यहाँ 22.5, 22.5 कर दिया। इनकम डिस्टेंस कि आपका इनकम कमाते हुए अपनी जगह से या आपके इकोनॉमिक हब से डिस्टेंस क्या है, ये एक हद तक ये इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी की ही एक फॉर्म है, फर्क है। इनवर्स पर कैपिटा इनकम कि आपकी पर कैपिटा इनकम जहां कम है, वहां जितनी कम होगी उतने आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। और बैकवर्डनेस, इन्होंने ये चीजें भी डाल दी, तो उनका पॉपुलेशन का शेयर देखें 22.5 ओनली, एंड बाकी उनका शेयर ये इन चीजों के अंदर चला गया। सिमिलरली उनका जो लेटेस्ट है 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, उसमें 14th में पॉपुलेशन देखिए सिर्फ 17% है। इनकम डिस्टेंस उठा के 50 पे ले गए। इनकम डिस्टेंस इधर लिखा होगा, income distance aims to remove poverty and backwardness of the poorer state, takes into account per capita income of states। ये भी बेसिकली पॉवर्टी को हिट करता है। एडजस्टेड एरिया, जितना आपका एरिया ज्यादा होगा उतना आपको पैसे मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टेंस, डेमोग्राफिक चेंज, फॉरेस्ट कवर, टैक्स एफर्ट, फिजिकल कैपेसिटी डिस्टेंस, फिजिकल सेल्फ रिलायंस, इस तरह की उन्होंने इतनी कैटेगरीज बीच में डाली हैं। उन्होंने पॉपुलेशन को निगेट कर दिया क्योंकि उन्होंने ये प्रिंसिपल समझ लिया है कि वो सिर्फ इस चीज पे नहीं चलते कि जितने बंदे ज्यादा हैं उतने ज्यादा पैसे देते हैं। वो इस चीज पे चलते हैं कि जितनी नीड ज्यादा है उतने पैसे दिए जाए। जो स्टेट पुअर हैं उनको ज्यादा पैसे मिलना चाहिए, जिन स्टेट्स का एरिया ज्यादा है उनको ज्यादा पैसे मिलना चाहिए। ये सारी चीजें बीच में फैक्टर इन हो तो एक अच्छी एडिक्वेट डिवीजन बनती है। एंड जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कह रहा था ना, ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन की मिसाल है कि आपकी हॉरिजॉन्टली इकट्ठे कैटेगरीज बढ़ती जा रही हैं। जैसे हमने सिर्फ 4 कैटेगरीज पढ़ी, पॉपुलेशन डेंसिटी, सॉरी पॉपुलेशन, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, बैकवर्डनेस, और चौथी कौन सी थी? चौथी कौन सी थी पाकिस्तान के उसमें? रेवेन्यू जनरेशन। 4, ये 4 हमने पढ़ी, कलेक्शन। ठीक है, इंडिया की ये 4 नहीं, इंडिया की तकरीबन 10 है। सो ये 4 से 10 का सफर, 10 ज्यादा हॉरिजॉन्टली स्प्रेड आउट है, 4 कम है।
तो ये हॉरिजॉन्टली आपने स्प्रेड आउट करना है कि आपकी डिवीजन किन किन क्राइटेरिया पे होगी. दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इज. ये मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आपको बात कर रहा था, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल है, इसको छोड़ दें. लेकिन ये लाजमी उनका कोट है कि इंडिया ने इतने अर्से पहले ही अपनी पॉपुलेशन को 1984 का उन्होंने अनहॉक कर लिया. अगर देखें तब से 1990 से उनकी डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी देखा आपको लग समझ जाती है. ठीक है. सो हमने अब एनएफसी अवार्ड कर लिया. इससे 18th अमेंडमेंट पे क्रिटिसिज्म ये है कि जब 57.5% आपने सूबों को दे देना, पीछे रह गया वफाक के पास भी निकलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि जितना उसका 50% भी उसके लिए नहीं है, रादर ओनली 42% इज फॉर द फेडरल सर्विसेज, जिसमें उसने फेडरेशन ने फौज को भी पैसे देने, फेडरेशन ने आपकी डेवलपमेंट पीडीएसपी पब्लिक सेक्टर पीएसडीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी उसने पैसे देने, और उसने बाकी भी जितनी आपके लोन्स हैं दुनिया से आपने लिए वो भी वफाक के ऊपर है कि भाई वो वफाक ने वापस करना है. तो सूबों के ऊपर ना तो लोन चार्ट है, अब वो डायरेक्ट लोन्स ले सकते हैं. वैसे आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये भी एक पॉइंट है, सूबों को एम्पावर किया गया है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्ट लोन भी ले सकते हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान साहब अपने 6 पॉइंट से पहले कहते थे कि सूबों को आप एम्पावर करें कि वो डायरेक्ट लोन्स ले सकें. तो अब उनको एम्पावर कर दिया गया कि दे कैन टेक डायरेक्ट लोन्स. एंड जो है मुजीब वाज अहेड ऑफ हिज टाइम बिकॉज पाकिस्तान को की अल्टीमेट डेस्टिनी ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है. बिकॉज आपके जितने भी लोग हैं दे वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमसली. वो भी बेचारा यही कहता कहता दुनिया से आगे चला गया है और बांग्लादेश में हमसे चला गया कि भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो. बट आपके जो लोग बैठे हैं पावर मेकिंग सर्कल्स में, उनको पता है कि जो पावर डायनामिक उन्होंने बनाया है वो सिर्फ सेंट्रल हुकूमत के साथ चल सकता है. इसलिए आपने नोटिस किया होगा पिछले दिन प्राइम मिनिस्टर ने, इंटरिम पीएम ने एक स्टेटमेंट दी एंड ही सेड कि रूल ऑफ लॉ से पहले रूल ऑफ ऑर्डर चाहिए. एंड मेरा उधर दिमाग जो है 1-2 मिनट के लिए वो इस स्टेटमेंट के बाद परेशान हो गया कि जी रूल ऑफ लॉ इज लग्जरी, रूल ऑफ ऑर्डर चाहिए, सेंट्रल चाहिए, पावर इकट्ठी हो, कंसोलिडेटेड हो, अथॉरिटेरियन निजाम. दिस इज व्हाट योर थॉट प्रोसेस एंड यू लॉस्ट हाफ योर कंट्री टू दिस थॉट, बट स्टिल यू डिडंट रियलाइज. और अब जाके विद 18th अमेंडमेंट यू हैव रियलाइज टू एन एक्सटेंट. ठीक है. तो अल्लाह खैर करे के लिए, अल्लाह खैर करे हमारी नौकरी के लिए भी. बट हम अब आगे चलते हैं. सो हमने ये क्वेश्चन जल्दी से मैं आपको